हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी सेंट्रल। दिस इज विजय पुनिया विद यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन के बारे में। और इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रेप्लिकेशन जो है उसका प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेप्लिकेशन होती क्या है। व्हेन एवर एक डीएनए जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, जब वो डीएनए डबल हो, ठीक है, मेकिंग एग्जैक्ट कॉपीज। तो एग्जैक्ट कॉपीज की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, इस पर्टिकुलर डीएनए में एक सर्टेन सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ जीन्स। और ये सीक्वेंस ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल है उस ऑर्गेनिज्म को, उसका मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी और उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए। तो जब भी ये डीएनए एक सिंगल डीएनए यानी पेरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनाता है, तो उस टाइम जो भी कैरेक्टरिस्टिक इस पेरेंट डीएनए के पास प्रेजेंट थे वो एज इट इज इन डॉटर डीएनए के अंदर कॉपी होते हैं, या न्यू कॉपीज जो हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट डीएनए की तरह दिखाई देती हैं, जो भी सीक्वेंस की अगर हम बात करें। इसके बाद ये कब होता है? तो डीएनए का सिंथेसिस जो है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो है, वो सेल साइकिल के सिंथेसिस फेज में कंप्लीट होगा। और नॉर्मली इसका जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव होता है। और अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो इकोलाई जिसके अंदर जीनोम का साइज है वो 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स, इसे टोटल 38 मिनट्स लगते हैं कंप्लीट होने के लिए। और इसकी स्पीड जो है डीएनए रेप्लिकेशन की वो होती है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ओके, तो पर सेकेंड के अकॉर्डिंग ये जो कंप्लीट जीनोम है इसका ये डबल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज ये आती है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होगा उसके बाद कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स बनेंगे और वो जरूरी हैं इसकी पैकेजिंग के लिए। तो अगर आपने सेमी कंजर्वेटिव मोड की वीडियोस और पैकेजिंग ऑफ डीएनए की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग को ये आई बटन पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं एक्चुअल प्रोसेस। एक्चुअल प्रोसेस शुरू करने से पहले एक अगर हम थोड़ी सी जरूरी चीजों को देख लेते हैं, तो रिक्वायरमेंट रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या है। तो ये बिल्कुल पहली रिक्वायरमेंट है, ये होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। शॉर्ट फॉर्म में इन्हें बोलते हैं डी। डी ई इज फॉर डीऑक्सी एंड एएमपी इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड अकॉर्डिंगली दिस इज ग्वेनोसिन, दिस इज साइटिडीन एंड दिस इज थायमिडाइन। अब इनका होता है फॉस्फोराइलेशन, विच मीन्स एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू मेक it them the triphosphate condition by the enzyme phosphorylase. And these phosphorylated AMP, GMP, CMP and TMP have particular functions, and the function number one is they act as energy source. Secondly, they act as the building blocks. तो डीएनए की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो डीएनडीपीज की थी। और ये आपके नीचे एक रिएक्शन दिखाई दे रही है जिसमें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दैट इज डीएएमपी, ये होता है एक न्यूक्लियोसाइड। और आपको पता है कि न्यूक्लियोसाइड इज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो इसके बाद जैसे ही इनका फॉस्फोराइलेशन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में, विच मींस डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट इज नाउ रेडी टू डू बोथ ऑफ द फंक्शंस। तो रेप्लिकेशन में जो फिर अगली रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं एंजाइम की। और ये सिर्फ तीन एंजाइम्स हैं, इसके अलावा तीन चार तरीके के और एंजाइम होते हैं जो हम अगले स्लाइड्स में पढ़ लेंगे। तो ये सबसे पहला एंजाइम है जो है गायरेज। और जब भी कोई डीएनए इस सुपरकॉइल्ड कंडीशन में, नहीं, इस कॉइल्ड कंडीशन में होता है, इस कॉइलिंग को ईज आउट करने के लिए, यानी डीएनए को एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज गायरेज। ठीक है, अब जैसे ही ये कंडीशन आती है, ये जो डीएनए है वो स्ट्रेट आउट हो जाएगा। तो इसके बाद हर एक डीएनए में एक जगह एक सीक्वेंस ऐसी होती है जिनको हम बोलते हैं ओरी सीक्वेंस, ORI। एंड पर्टिकुलरली दैट ORI सीक्वेंस इज जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होगी और उस जगह से ओपन करेगा एंजाइम
हेलिकेज। ठीक है, तो हेलिकेज एंजाइम जो है वो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो डीएनए है वो ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से, और यहां पर बनती है एक रेप्लिकेशन बबल। ये रेप्लिकेशन बबल जब भी ओरी सीक्वेंस कहीं भी डीएनए के सेंटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो वहां पर रेप्लिकेशन बबल बनता है, या अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहीं किनारे पर प्रेजेंट होती है, एंड ऑफ द डीएनए प्रेजेंट होती है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। ठीक है, तो हेलिकेज की एक्टिविटी के बाद बनता है रेप्लिकेशन फॉर्क। और तीसरी चीज आती है इसमें टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। देखिए, गायरेज जब भी अपनी एक्टिविटी करेगा और इसको इस तरह से ओपन करेगा, तो जो गायरेज है उसकी एक्टिविटी की वजह से ऑपोजिट साइड ऑफ द डीएनए, ठीक है, जहां से ये ओपन कर रहा है, यहां से वहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो सुपर कोइलिंग है वो नेगेटिव की तरफ चली जाती है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं एक रस्सी को आप खोलने की अगर कोशिश करेंगे तो वो अगली तरफ से ज्यादा टाइट हो जाएगी, और उस चीज को नॉर्मल करने के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है टोपो आइसोमेरेज, जो गायरेज एंजाइम के थोड़ा सा आगे की तरफ काम करता है। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जिसमें एंजाइम आते हैं, चार और एंजाइम्स आते हैं। एक सबसे पहला एंजाइम है आरएनए प्राइमेज, और आरएनए प्राइमेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर का काम क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज को प्रिकर्सर देता है। यानी डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो देन आई विल टेल यू कि आरएनए प्राइमर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टार्टिंग द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। एक चीज और याद रखना कि जो आरएनए प्राइमर है ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ऐड होगा। तो लीडिंग स्ट्रैंड या कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में इसकी ओरिएंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद है कि ये जो है आरएनए प्राइमर ये रिमूव कर दिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा जब डीएनए में प्रूफ रीडिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 3, तो 1 का काम है डीएनए की प्रूफ रीडिंग करना कि जिसके अंदर कोई गलत बेस पेयर की एडिशन ना हुई है या कोई भी म्यूटेशन आने के चांसेस ना बचे। और डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द एक्चुअल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस। इसके बाद डीएनए लाइगेज जो किसी भी तरह की गैप्स को फिलअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद आरएनए प्राइमर जो हम देख चुके हैं, और है एक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। जब भी एक डीएनए इस तरह से ओपन होता है, ठीक है, जब भी एक डीएनए इस तरह से ओपन होगा तो आप लोगों को पता है कि डीएनए की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो हमेशा हाइड्रोफोबिक होते हैं, और हाइड्रोफोबिक जितनी भी एंटिटीज हैं वो सबकी सब एक दूसरे के पास रह के वाटर को रिपेल करने की कोशिश करती हैं। तो जैसे ही डीएनए ओपन होता है वैसे ही सर्टेन कंडीशंस में जब डीएनए ओपन होता है तो वो वापस से लाइगेट हो जाता है, यानी एज सुन एज इट ओपन्स इज अगेन लाइगेट बैक। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को छोड़ना नहीं चाहता, इसके लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो हैं वो यहाँ पर जुड़ते हैं ताकि जो डीएनए है वो वापस से लाइगेट ना हो, और रेप्लिकेशन फॉर्क जो है ओपन रहे ताकि अच्छे तरीके से डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। तो अभी हम बात करते हैं पॉलीमरेज 3 की कुछ एक्टिविटीज के बारे में। इसमें सबसे पहली एक्टिविटी है कि ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ सिंथेसिस कर सकता है। सिंथेसिस यानी जब भी कोई स्ट्रैंड ओपन होती है उसकी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है। सपोज इस पुरानी स्ट्रैंड की जो ओरिएंटेशन है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और हम इसको इस तरफ डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं। तो दूसरी जो स्ट्रैंड इस पे बनेगी वो ऑब्वियसली एंटी पैरेलल होगी, और उसकी ओरिएंटेशन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। अब दैट इज करेक्ट क्योंकि डीएनए को रीड करने की डायरेक्शन भी यही है, और सिंथेसिस भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, बिना किसी प्रॉब्लम के सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये एक्टिविटी है कि हमेशा सिंथेसिस जो करता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ करता है। दूसरी एक्टिविटी इसकी है कि इसे एक OH एंड जो है वो ऑलवेज फ्री चाहिए। इसका मतलब ये देखिए 3 प्राइम और 2 प्राइम दोनों पे एक H और एक OH प्रेजेंट होता है। तो
अब फिर से बात करते हैं, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए की और डीएनए की स्ट्रैंड का ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। अब इन दोनों स्ट्रैंड्स के पास बनने वाली है, वो क्या रहेगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अब ये स्ट्रैंड जीरो से शुरू नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि इस स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए जो भी पॉलीमरेज है वो यहाँ डायरेक्ट अटैच होके और सीधा एकदम से सिंथेसिस शुरू नहीं कर सकता। उसके लिए उसे एक सबसे पहली चीज चाहिए कि वो है आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है, तो ये है वो कंडीशन जहां पर ये आरएनए प्राइमर एक प्रिकर्सर की तरह काम करेगा, बिकॉज पॉलीमरेज जो है वो अपनी एक्टिविटी जीरो से शुरू नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पे 5 प्राइम एंड है आरएनए प्राइमर का और ये 3 प्राइम एंड है आरएनए प्राइमर का। तो अगर हम देखें कि ये 5 प्राइम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री है, और ये 3 प्राइम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शुगर का तीसरा प्राइम एंड फ्री है। तो मैंने अभी आपको सेकंड के बारे में बताया कि ये इसको 3 प्राइम एंड फ्री चाहिए। अब क्या यहाँ पे 3 प्राइम एंड फ्री मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। और क्या ये जीरो से सिंथेसिस कर रहा है? नहीं, ये जीरो से सिंथेसिस नहीं कर रहा। यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रैंड, चाहे वो आरएनए की ही क्यों ना हो, वो प्रेजेंट है और अब बिल्कुल आराम से ऊपर वाली स्ट्रैंड के आरएनए प्राइमर के साथ वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और ये डीएनए पॉलीमरेज की 3 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। पहली चीज कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड और दूसरी चीज डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं और डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और इन दोनों की ओरिएंटेशन देखिए, हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है वो लीडिंग होगी और हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की जो स्ट्रैंड है वो लैगिंग होगी। इसका रीजन है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की एक्टिविटी, क्योंकि एक डीएनए सपोज ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड, इसके ऊपर जो दूसरी स्ट्रैंड बनेगी वो कैसी होगी? अभी मैंने आपको जस्ट बताया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर रीडिंग डायरेक्शन ये है तो इस स्ट्रैंड की फॉर्मेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब इसकी ओरिएंटेशन को ऑपोजिट कर देते हैं कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट स्ट्रैंड है वो है 5 प्राइम और 3 प्राइम डायरेक्शन में, और रीडिंग डायरेक्शन अभी भी सेम है। तो एक्टिविटी जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस की है, यानी ये जो नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा डीएनए पॉलीमरेज, वो सिंथेसिस जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये चीज डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को फेवर नहीं करता, इस वजह से ये स्ट्रैंड हमेशा लैगिंग होती है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक्चुअल डायग्राम में कि ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड होता क्यों है। ठीक है, होता क्या है वो अभी देखेंगे हम प्रोसेस में, होता क्यों है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसकी ओरिएंटेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होती है और उसके ऊपर जो दूसरी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड टू बी फॉर्म्ड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड the orientation, the synthesis activity is opposite to this trend। ठीक है, इस ट्रेंड से ऑपोजिट एक्टिविटी है। हाँ, अगर रीडिंग डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया जाए तो सिंथेसिस भी इसी डायरेक्शन में होगी और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब तक रीडिंग डायरेक्शन ये रहेगी तब तक प्रॉब्लम होगी और वो स्ट्रैंड हमेशा लैगिंग होगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं डीएनए की प्रोसेसिंग पे, और जो प्रोसेसिंग है इसमें आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक रेप्लिकेशन फॉर्क, और ये रेप्लिकेशन फॉर्क जो है इसकी ओरिएंटेशन हमेशा
हेलिकेज की एक्टिविटी के साथ साथ काउंट की जाती है। तो जिस डायरेक्शन में हेलिकेज मूव कर रहा है, डीएनए की स्ट्रैंड्स भी उसी फैशन में मूव आउट होंगी। तो जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, और ऑपोजिट टू दिस स्ट्रैंड द 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड इज ओपन। यहाँ एक स्ट्रैंड ऐसी है जो कॉन्टिन्यूस है बिकॉज इट फेवर्स द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पोल 3, और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पोल 3। ये जो हेलिकेज है इसके ये एंडिंग के जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं ये सब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के सीक्वेंसेस हैं, और यहाँ से ओपन होने के बाद में हेलिकेज अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखेगा। इससे थोड़ा सा आगे गायरेज एंजाइम है जो डीएनए की कॉइलिंग को सिंपल लेडर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उससे थोड़ा सा आगे टोपोआइसोमेरेज एंजाइम जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए होता है। अब जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है इस पे आरएनए प्राइमेज जो है वो एक प्राइमर को ऐड करता है, और फिर उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और पीछे अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ गया, पीछे की पूरी स्ट्रैंड जो है वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है, और बिना किसी प्रॉब्लम के ये हेलिकेज के साथ साथ अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हुए एक डीएनए को जो है कंप्लीटली फॉर्म कर देता है। ये है बात कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड की। तो चलिए डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड पे क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड पे हमने देख लिया था कि किस तरह से जो डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज है वो कंटिन्यूअसली काम करता है, और बिना किसी प्रॉब्लम के वो हेलिकेज की एक्टिविटी के साथ साथ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता रहेगा, और जो दूसरी स्ट्रैंड बन जाती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। ठीक है। तो अब आता है हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, और डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को देखते हुए हमें एक चीज को फिर से याद करना पड़ेगा कि एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 की जो एक्टिविटी है वो हमेशा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है, एंड इट ऑलवेज नीड 3 प्राइम OH एंड फ्री टू ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड, एंड थर्ड इज ये जीरो से एक्टिविटी शुरू नहीं कर सकता। तो अब जो ये सेकेंड स्ट्रैंड है इसके ऊपर अगर मैं एक हाइपोथेटिकल स्टैंड बना देता हूं जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, तो वो उसकी डायरेक्शन होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये रीडिंग डायरेक्शन है तो ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, ऐसा काम डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या चीज होती है, एक सबसे पहले आरएनए प्राइमर ऐड होगा यहां पर। ठीक है। आरएनए प्राइमर जब ऐड होता है तो आरएनए प्राइमेज उसको बहुत आराम से, मैंने बताया था हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ ऐड होता है आरएनए प्राइमर। और अब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपनी एक्टिविटी को शुरू करने के लिए ऐड होगा यहां पर। ठीक है। यहां से डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी करेगा इस डायरेक्शन में, तो जो स्ट्रैंड बन जाएगी, सपोज यहां से इसने एक्टिविटी शुरू की थी और अब ये यहां पर पहुंच चुका है, तो ये जो स्ट्रैंड होगी ये 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन कंप्लीटली बन जाएगी। ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और ये सिंथेसिस की एक्टिविटी है। ठीक है। तो अब बात आती है कि यहां पर तो जो डीएनए का एंड था ये बिल्कुल एंड पे से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जो शुरुआत हमने करी थी, रेप्लिकेशन फॉर्क याद करिए, तो ये जो एंड है वो यहां पर हम पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा, अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बाहर चला जाता है, हट जाता है, और फिर उसके बाद दोबारा अगला जो आरएनए प्राइमर है वो ऐड होगा हेलिकेज के बिल्कुल पास में, जिसकी ओरिएंटेशन फिर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगी। फिर से जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ऐड होता है आकर, और अब की बार जो डीएनए पॉलीमरेज ऐड हुआ है वो एक्टिविटी करेगा फिर से इसी डायरेक्शन में। ठीक है। अब यहां पर पहुंचने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी फिर से बंद हो जाती है। उसका रीजन है ऑलरेडी प्रेजेंट आरएनए प्राइमर ऑफ प्रीवियस स्ट्रैंड। ठीक है। तो प्रीवियस स्ट्रैंड की आरएनए प्राइमर की प्रेजेंस की वजह से इस डीएनए पॉलीमरेज को फिर से हटना पड़ेगा,
दिस इज पोल 3। अब इस 5 प्राइम से इस 3 प्राइम तक एक्टिविटी सपोर्टेड थी बिना किसी प्रॉब्लम के, तो स्ट्रैंड बन जाती है। और जो फाइनल हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो वो कुछ इस तरह का होगा कि ये एक मेन स्ट्रैंड है, और इसके ऊपर जो स्ट्रैंड बनी हुई है, देखिए इसमें दो आरएनए प्राइमर होंगे, एक यहां पर आरएनए प्राइमर होगा और यहां पे आरएनए प्राइमर, और दूसरा आरएनए प्राइमर यहां पे होगा। अगर मैं इसको इसी तरीके से बढ़ाते जाऊं तो थोड़ी थोड़ी दूर में मुझे हर जगह पर आरएनए प्राइमर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो एक आरएनए प्राइमर से दूसरे आरएनए प्राइमर की स्टार्टिंग तक, एक आरएनए प्राइमर की स्टार्टिंग से दूसरे आरएनए प्राइमर की स्टार्टिंग तक जो भी फ्रेगमेंट बनता है डीएनए का, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कौन सी स्ट्रैंड पे बनते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं, या रीडिंग डायरेक्शन की हम बात करें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की स्ट्रैंड के ऊपर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ठीक, अभी जो हमारे पास लास्ट एक्टिविटी है वो है डीएनए पॉलीमरेज 1 की और लाइगेज की। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है, ये इसका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में बहुत एक एक्टिव रोल होता है, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 का बिल्कुल भी रोल नहीं है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 के 1 के साथ साथ लाइगेज भी काम करता है। तो देखिए, रिपेयर, यहाँ रिपेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका मतलब सीधा सा ये है कि एक तो ये जो न्यूली फॉर्म डीएनए है, इसके अंदर आरएनए प्राइमर प्रेजेंट है। ठीक है, यानी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में प्रेजेंट है। सो दिस इज अ अनस्टेबल कंडीशन। तो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले क्या करेगा, आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करेगा, और आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करके उसकी जगह पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। ठीक है, अब जैसे ही आरएनए प्राइमर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ये अपनी एक्टिविटी को शो करता है और फिर उसके बाद डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देता है। तो ये हमारे पास पहली एक्टिविटी थी। दूसरी ये कि जो भी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स थे, उन्हें रिमूव करने का काम भी किसका है? डीएनए पॉलीमरेज 1 का। तो जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज 1 अपनी दोनों एक्टिविटीज को किसी भी स्ट्रैंड के साथ परफॉर्म कर देता है, तो उसके बाद जो फाइनल डीएनए है वो एक कंप्लीट एक्टिव डीएनए है, जिसमें किसी भी तरह का कोई म्यूटेशन के चांसेस नहीं है, और ये अगली डॉटर सेल्स में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरा, लीडिंग स्ट्रैंड की हमने बात करी, लैगिंग स्ट्रैंड की भी बात करते हैं। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, उसमें हर जगह पर ये ब्लू कलर के आप देख पा रहे हैं, ये हैं आरएनए प्राइमर्स, और इसको भी रिमूव करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 इन प्राइमर्स को रिमूव करता है और फिर उसके बाद आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की जगह पर ऐड कर देता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, और जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इस स्ट्रैंड को कंप्लीट कर देंगे। बट अभी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में किसी भी तरह का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो दूसरा आता है लाइगेज एंजाइम, और जो भी गैप्स हैं उन गैप्स को फिलअप करने के लिए लाइगेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। और फाइनली जैसे ही लाइगेज एंजाइम भी अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा, वैसे ही डीएनए जो है सेकेंड स्ट्रैंड पे भी कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो अब दूसरे तरफ के जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, और जो डीएनए है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। सो इस तरह से एक डीएनए से दो डीएनए फॉर्म होते हैं, और ये थी एक्टिविटीज डीएनए पॉलीमरेज 3, 1 और लाइगेज एंड एटसेट्रा एंजाइम्स की। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप डीएनए के टाइप्स और डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप दूसरी वीडियोस को क्लिक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई और आप कॉन्सेप्ट को मेकअप करने में इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।